नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पर अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान राज्य सहकारी संघ की परीक्षाएं जुलाई के माह में होने वाली हैं। कुल मिला के 10 एक दिन बचे हैं, 10-12 दिन बचे हैं शेष। तो आज हम जो है राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001 से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे आज, और बड़े ही फास्ट अंदाज में करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जहां तक मेरा मानना है कि सारे क्वेश्चन इनमें से ही आने चाहिए। आज हम जो है राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, 100+ क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो देखते हैं, अगले 2-3 दिन में हम 2 दिन या 3 दिन हम 2001 के करेंगे, उसके बाद 2003 के रूल्स के क्वेश्चन करेंगे, फिर राजस्थान स्ट्रक्चर के करेंगे। दोस्तों, इस तरह से हम, अगर समय बचा तो हम कुछ थ्योरी की भी बात करेंगे या कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी, राजस्थान सहकारी संघ से संबंधित जो भर्ती है, जिसमें 385 पदों पर वैकेंसी है, इसका 17 जुलाई को पेपर निर्धारित हो गया है। दोस्तों, इसकी दृष्टि से इस पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लगातार पेपर से 2 दिन पहले तक चलेगी, यानी कि 15 तारीख तक चलेगी। 16 तारीख को अवकाश, 16 तारीख को बंद हो जाएगी। 15 तारीख तक लगातार कोऑपरेटिव के हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम कुछ एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन, राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 लागू हुआ था। तो दोस्तों, ये लागू हुआ था 14 नवंबर 2002 को। 14 नवंबर 2002 को लागू हो गया था ये जो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 से पूर्व कौन सा अधिनियम चलता था? तो इससे पूर्व 1965 चलता था, अधिनियम 1965। राजस्थान सहकारी अधिनियम 1965 चलता था, इससे पहले। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 का प्रसार है। तो दोस्तों, इसका प्रसार जो है संपूर्ण राजस्थान के अंदर, संपूर्ण राजस्थान में इसका प्रसार है। ये राजस्थान का एक्ट है, तो राजस्थान राज्य में, पूरे राज्य में इसका प्रसार है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में शीर्ष सहकारी सोसाइटी है। तो सबसे शीर्ष सोसाइटी जो है राजस्थान के अंदर, वो जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर शीर्ष सोसाइटी है। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधिनियम संख्या 15 की धारा 20 संबंधित है। दोस्तों, ये धारा जो संबंधित है वो जिला कलेक्टर से है। इस धारा के अकॉर्डिंग भू राजस्व अधिनियम की धारा 1956 के अधिनियम संख्या 15 की धारा 20 के तहत कहा गया है कि जिले में एक जिला कलेक्टर होगा। तो जिला कलेक्टर के बारे में यह धारा है। अगला, असीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी में सदस्यों का दायित्व होता है, पृथक होता है और संयुक्त होता है, दोनों ही तरह का होता है। इंडिविजुअल भी होता है उनका और जॉइंटली भी होता है। जो दायित्व होता है दोनों ही प्रकार का होता है। असीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी के सदस्यों का दायित्व दोनों प्रकार का होगा, पृथक पृथक दायित्व भी होंगे और संयुक्त दायित्व भी होंगे। अगला क्वेश्चन, सीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा अविदत्त अंश पूंजी के कितने गुने से अधिक नहीं हो सकता है? तो दोस्तों, ये जो है 5 गुने से अधिक नहीं हो सकता। सीमित दायित्व वाली कोई सहकारी सोसाइटी है, उसके सदस्यों के दायित्व उनके द्वारा अभिदत्त अंश से, उन्होंने जितना अंश दिया है पूंजी में, जितना अपना पार्टिसिपेट किया है, उसके 5 गुने तक हो सकता है, 5 गुने से ज्यादा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कुटुंब में कौन कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन यह, कुटुंब में कौन शामिल नहीं है?
तो दोस्तों कुटुंब के अंदर जो माना गया है, इसके अंदर चाचा शामिल नहीं है यहाँ पे कुटुंब के अंदर। इसमें कुटुंब के अंदर माना गया है पति, पत्नी और बच्चे को ही कुटुंब माना गया है। इसके अलावा पति के पति की विधवा माता भी कुटुंब का हिस्सा हो सकती है, जबकि पति के पिता को इसमें कुटुंब के अंदर शामिल नहीं किया गया है। स्मरण रहे, कुटुंब के अंदर केवल पति, पत्नी, उन पर आश्रित बच्चे और पति की विधवा माता शामिल हो सकती है। अगर पति के माता और पिता दोनों जीवित हैं तो दोनों ही कुटुंब के अंदर शामिल नहीं होंगे। सरकार से तात्पर्य क्या है? सरकार से तात्पर्य राज्य सरकार, जो भी वर्तमान में राज्य सरकार कार्य कर रही है वो सरकार है। जैसे इस समय माननीय गहलोत साहब की सरकार काम कर रही है, कांग्रेस सरकार काम कर रही है राजस्थान में, तो वो सरकार है। सहकारी सोसाइटी में विशेष संकल्प लिए उपस्थित और मत देने वाले कितने सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है? तो 2/3 होना चाहिए। 2/3 सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए किसी भी विषय पर मत देने के लिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, SHG क्या है? तो दोस्तों ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को शॉर्ट में SHG कहते हैं। राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 की किस धारा के तहत अधिकरण का गठन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है धारा 105 के तहत। राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 की किस धारा के तहत अधिकरण का गठन किया गया है? तो धारा 105 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन, कमजोर वर्ग शामिल है। तो दोस्तों कमजोर वर्ग की यहां पर एक ही जो दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से जो कमजोर वर्ग जो है वो सीमांत कृषक होंगे, लघु कृषक होंगे या भूमिहीन कृषक होंगे, ये सभी होंगे। ये सभी जो है सीमांत कृषक होंगे, जो है कमजोर वर्ग होगा। समाज के अंदर कमजोर वर्ग की जो श्रेणी दी गई है, कमजोर वर्ग का जो वो दिया गया है, परिभाषा दी गई है, उसके अंदर सीमांत कृषक हो सकते हैं, लघु कृषक हो सकते हैं और भूमिहीन कृषक भी हो सकते हैं। ऐसे मजदूर भी हो सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 11,000 रुपए से कम हो। सहकारी सोसाइटी में पंजीयन के लिए न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? तो न्यूनतम 16 सदस्य होने चाहिए। सहकारी सोसाइटी के पंजीयन के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 16 होनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन, यदि रजिस्ट्रार को सभी तथ्य सही लगते हैं तो वह कितने दिन के अंदर पंजीयन कर देगा? तो दोस्तों उनके पंजीयन की अवधि जो है वो 60 दिन है। 60 दिन के अंदर अंदर उसे पंजीयन करना पड़ेगा अगर उसे सारे तथ्य सही लगते हैं तो। सहकारी सोसाइटी का पंजीयन होने के बाद उसको अधिकार होते हैं। सहकारी सोसाइटी का पंजीयन होने के बाद उसको कौन कौन से अधिकार होते हैं? तो वो अधिकार होते हैं संपत्ति धारण करने का, जी हाँ होता है, संविदा करने का होता है, वाद करने का, वाद यानी कि वाद विवाद करने का भी अधिकार होता है। उपयुक्त सभी अधिकार जो है उस सोसाइटी को मिल जाते हैं। कोई भी सहकारी सोसाइटी का पंजीयन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको जो अधिकार मिलते हैं वो कोई भी संपत्ति धारण कर सकता है, संविदा कर सकता है, संविदा कर भी रख सकता है, या फिर वाद विवाद करने का भी उसको अधिकार मिल जाता है किसी भी सब्जेक्ट विशेष पर जिसके लिए वो सोसाइटी का गठन किया गया। सहकारी सोसाइटी के नाम परिवर्तन से उसके अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी उसके अधिकारों पर। उसके अधिकारों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नाम परिवर्तन करने से। अगला क्वेश्चन, सहकारी सोसाइटी के नाम परिवर्तन के लिए
आवेदन करना पड़ता है। तो आवेदन कहाँ करना पड़ता है सहकारी सोसाइटी के लिए? तो रजिस्ट्रार के पास करना पड़ता है। जिसके पास हमने रजिस्ट्रेशन कराया था उसी के पास हमें नाम परिवर्तन के लिए, सोसाइटी के नाम परिवर्तन के लिए आवेदन करना पड़ेगा। सहकारी सोसाइटी की संपत्तियां और दायित्वों का अंतरण करने के लिए विशेष संकल्प पारित करने से कितने दिन पूर्व रजिस्ट्रार को सूचित करना आवश्यक है? तो दोस्तों 15 दिन पूर्व रजिस्ट्रार को सूचित करना आवश्यक होता है इस चीज के लिए। किस चीज के लिए 15 दिन पूर्व रजिस्ट्रार को सूचित करना आवश्यक होता है? सहकारी सोसाइटी की संपत्ति और दायित्वों के अंतरण के लिए। अंतरण मतलब ट्रांसफर करने के लिए। संपत्ति और दायित्वों का ट्रांसफर करने के लिए विशेष संकल्प पारित करने के लिए 15 दिन पूर्व रजिस्ट्रार को सूचित करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, सोसाइटी के समापन के लिए धारा 63 के तहत नियुक्त व्यक्ति कहलाता है। तो वो व्यक्ति कहलाता है समापक। समापक शब्द है इसके अंदर कि वो जो है समापक कहलाता है। कौन कहलाता है समापक? देखो पहले तो मैं उत्तर टिक कर देता हूं। ये समापक है। सोसाइटी के समापन के लिए धारा 63 के तहत, इसमें दो क्वेश्चन है इसमें देखो। एक तो सोसाइटी का समापन किस धारा के तहत किया जाता है? 63 नंबर की धारा के तहत किया जाता है। धारा 63 के तहत सोसाइटी का समापन करने के लिए यानी कि समाप्त करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो नियुक्त व्यक्ति होता है उसे समापक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोसाइटी सदस्यों के रूप में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो संविदा करने योग्य व्यक्ति को, संविदा करने योग्य व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। अन्य सहकारी की सोसाइटी के सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। राज्य सरकार शामिल हो सकती है और वित्तीय बैंक भी शामिल हो सकती है। सोसाइटी सदस्य के रूप में किसी भी सोसाइटी में सदस्य के रूप में राज्य सरकार शामिल हो सकती है। राज्य सरकार किसी भी सोसाइटी का सदस्य हो सकती है। कोई अन्य सोसाइटी भी सदस्य मेंबर बन सकती है किसी सोसाइटी का, और वित्तीय बैंक भी उस सोसाइटी का मेंबर हो सकती है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, आइए देखते हैं। महाविद्यालय के छात्रों के लिए बनाई गई सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों महाविद्यालय में जो सोसाइटी होती है उसके सदस्य जो है बालिग भी हो सकते हैं और नाबालिग भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। सही आंसर होगा दोनों ही, यानी कि महाविद्यालय में नाबालिग छात्र भी पढ़ते हैं, ऐसे छात्र भी पढ़ते हैं जिनकी उम्र 15 साल 16 साल 17 साल तक हो सकती है। तो महाविद्यालय में जो सोसाइटी बनाई जाएगी उसके सदस्य जो है बालिग और नाबालिग दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन महाविद्यालय के बाहर बनाई गई सोसाइटियों के सदस्य नाबालिग नहीं हो सकते हैं। किसी भी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन करना होता है। तो आवेदन जो है किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करना होता है, तो उसी समिति को करना होता है। आवेदन जो है उसी समिति को करना होगा, उसी सोसाइटी समिति को आवेदन करना होगा सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए। कलेक्टर आंसर नहीं है। यदि सहकारी सोसाइटी के द्वारा आवेदन को नामंजूर किया जाता है तो कितने दिनों के भीतर सूचना दी जाती है? तो दोस्तों 45 दिनों के भीतर सूचना दी जाती है। 45 दिनों के भीतर सूचना दी जाती है इस चीज की। सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए आवेदक के नामंजूर होने की अपील की जा सकती है। तो दोस्तों इसकी अपील जो है तहसीलदार को की जा सकती है। सदस्य के रूप में अगर किसी सोसाइटी में नामित नहीं हो पाए तो उसकी अपील जो है तहसीलदार को की जा सकती है, रजिस्ट्रार को भी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, सोसाइटी के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है त्यागपत्र देने के पश्चात।
त्यागपत्र देने व स्वीकार होने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात अथवा निष्कासन पर। तो दोस्तों तीनों ही कैटेगरीज में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। सदस्यता जो है मृत्यु होने पर तो अपने आप समाप्त हो ही जाएगी, अगर उसे निकाल दिया जाए तो भी समाप्त हो जाएगी, और वो खुद छोड़ के चला जाए और उसका त्याग पत्र देना स्वीकार कर लिया जाए तो भी सोसाइटी के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसी सदस्य द्वारा लगातार कितने वर्षों तक बिना किसी उचित कारण के आधार पर निकाय की बैठकों में अनुपस्थित रहने पर विशेष संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है? तो लगातार 3 वर्ष किसी सदस्य के अनुपस्थित होने पर, सोसाइटी में लगातार किसी सदस्य के 3 वर्ष एक्टिव नहीं होने पर उसे एक विशेष संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है सोसाइटी से। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, नाम मात्र के सदस्य का अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों जो नाम मात्र का सदस्य होता है उसको जो अधिकार है वो न तो मत देने का होता है और न ही अंश का होता है। अंश का मतलब प्रॉफिट का हकदार होता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसका हकदार नहीं होता है, उसका कोई पार्ट नहीं होता है सोसाइटी के अंदर। नाम मात्र के जो सदस्य होते हैं उनका मत देने का अधिकार भी उन्हें नहीं होता है। सोसाइटी का कोई भी सदस्य अपने अधिकार तब तक प्रयोग नहीं कर सकेगा जब तक कि उसने क्या नहीं किया होगा, जब तक कि उसने सोसाइटी के सदस्यों के संबंध में भुगतान न कर दिया होगा और उपविधियों में वर्णित सोसाइटी में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो। तो ये दोनों ही आंसर सही हैं। सोसाइटी का कोई भी सदस्य अपने अधिकारों का तब तक प्रयोग नहीं कर सकेगा जब तक कि उसने सोसाइटी की सदस्यता के संबंध में भुगतान नहीं दे दिया हो, यानी कि उस सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए जो संबंधित शुल्क है, चाहे वो 10 रुपये हो या 1000 रुपये हो, वो संबंधित शुल्क सोसाइटी को भुगतान नहीं कर दी है। और दूसरा, उपविधियों में वर्णित सोसाइटी में ऐसा हित अर्जित कर लिया हो, जो कि सोसाइटी की जो उपविधि है उसमें जो उसके हित में जो अर्जित हित हो, सोसाइटी के हित को अर्जित नहीं कर लिया हो, जब तक वह अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, अपने सदस्य के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। अतः इसका आंसर जो है पहला और दूसरा दोनों हो जाएंगे। इसका आंसर पहला भी हो जाएगा और दूसरा भी हो जाएगा, दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही है, दोनों ही। अगला क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन है, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को कितने मत देने का अधिकार है? तो दोस्तों हर सोसाइटी के मेंबर को एक ही मत दे सकता है, एक बार में एक ही मत दे सकता है एक चीज के लिए। सहकारी सोसाइटी के सदस्यों द्वारा मत दिया जा सकता है, व्यक्तिगत उपस्थित होकर मत दिया जा सकता है सहकारी सोसाइटी में, न कि किसी से यह कह दे कि भाई तुम मेरा वोट डाल देना। वो उसको व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना पड़ेगा, तब उसका मत काउंट होगा। किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य को किसी अन्य सोसाइटी का भी सदस्य है तो उसे अन्य सोसाइटी में उसके मत का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। हाँ जी, किया जा सकता है। अध्यक्ष के द्वारा भी किया जा सकता है और उपाध्यक्ष के द्वारा भी किया जा सकता है। अतः उत्तर होगा दोनों। दोबारा समझिए क्वेश्चन को। किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य जो किसी अन्य सोसाइटी का भी सदस्य है, उस अन्य सोसाइटी में उसके मत का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। एक व्यक्ति अगर किसी 2 सहकारी सोसाइटियों में सदस्य है, 2 सहकारी सोसाइटी में सदस्य है, तो किसी दूसरी सोसाइटी में उसके मत का प्रयोग अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के द्वारा किया जा सकता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसके मत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई वो नहीं आया है, मुझे कह गया है वोट देने के लिए, तो उसका वोट मैं दे रहा हूं।
इस तरह से उसका वोट दिया जा सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के द्वारा उसके मत का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, यदि सहकारी सोसाइटी के सदस्य, यदि किसी सहकारी सोसाइटी की सदस्य है, यदि सरकार किसी सहकारी सोसाइटी की सदस्य है, तो वह अपना मत देने के लिए प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, सरकार तो खुद आएगी नहीं किसी सोसाइटी में वोट देने के लिए, तो वो अपना प्रतिनिधि ही नियुक्त करती है और वो प्रतिनिधि जो है वोट देता है। किसी सहकारी सोसाइटी का व्यक्ति सदस्य सहकारी सोसाइटी की कुल अंश पूंजी के कितने भाग तक अधिकतम अंश ले सकता है? तो दोस्तों 1/5 भाग तक ले सकता है वो अधिकतम। यानी कि किसी सहकारी सोसाइटी का व्यक्ति सदस्य सहकारी सोसाइटी की कुल अंश पूंजी के कितने भाग तक का अधिकतम अंश ले सकता है? तो वो अधिकतम 20%, 1/5 भाग तक का हिस्सेदार हो सकता है और उसका लाभ ले सकता है, उसका अंश ले सकता है, उसका भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसका शेयर किसे अंतरण किया जाएगा? तो दोस्तों नियमों के अनुसार नामित व्यक्ति को, यानी कि नॉमिनेट व्यक्ति को दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। मृत सदस्य के वारिस को, अगर कोई नॉमिनेट नहीं होगा तो उसके वारिस को दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। और वैधानिक प्रतिनिधि को भी दिया जा सकता है। अतः उपयुक्त के उत्तर सभी सही हैं, सभी सदस्यों को दिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक क्रम है, पहले सबसे पहले नामित व्यक्ति को दिया जाएगा, फिर मृत सदस्य के वारिस को दिया जाएगा। अदरवाइज किसी वैधानिक प्रतिनिधि को, वैधानिक प्रतिनिधि से मतलब है कोर्ट द्वारा जिसे अप्रूव किया जाए, फिर कोर्ट के द्वारा उसे लेके आना पड़ेगा, नॉमिनी बनाना पड़ेगा। कोर्ट में एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू जो भी व्यक्ति प्रतिनिधि चुना जाएगा उसको वो उसका अधिकार का पैसा दे दिया जाएगा, उसका हिस्सा दे दिया जाएगा। किसी सहकारी सोसाइटी के भुगतान पूर्व सदस्य का या मृत सदस्य का की संपदा का दायित्व कितने वर्ष तक बना रह सकता है? तो 2 वर्ष तक सोसाइटी के अंदर वो बना रह सकता है। 2 वर्ष के अंदर अंदर उस सोसाइटी का जो है अंशदान जो है उसको किसी आश्रित व्यक्ति को ट्रांसफर करना होता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का, 2 या 2 से अधिक सोसाइटियों का समामेलन होने के बाद नई सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के उपरांत प्रत्येक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, विघटन माना जाएगा, या निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? जी सही, सारे चीज सही है। अगर 2 सोसाइटियां हैं, मान लो 2 सोसाइटियां हैं, सोसाइटी ए और सोसाइटी बी, इन दोनों ने कॉम्बिनेशन किया, दोनों सोसाइटी एक साथ आई, दोनों सोसाइटियों का कोलैबोरेशन हुआ और एक तीसरी सोसाइटी, सोसाइटी सी रजिस्ट्रेशन की, तो सोसाइटी ए और सोसाइटी बी का रजिस्ट्रेशन खुद ही रद्द हो जाएगा, विघटित किया हुआ माना जाएगा। और उनकी जो उपविधियां हैं, उपविधियों में जो संशोधन के लिए जो प्रस्ताव सोसाइटी के लिए भेजा जाता है, नियमित निकाय के रूप में जो अस्तित्व है उनका समाप्त हो जाएगा। ए और बी सोसाइटी स्वतः ही रद्द मानी जाएंगी। अगला क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन की उपविधियों में संशोधन के लिए प्रस्ताव सोसाइटी को भेजा जाता है, तो सोसाइटी को कितने माह के भीतर इस पर विचार करना होगा? तो सोसाइटी को 3 माह के भीतर भीतर इस पर विचार करना पड़ेगा। कितने माह के भीतर? 3 माह के भीतर भीतर विचार करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, रजिस्ट्रार द्वारा लोकहित में किसी सोसाइटी के समामेलन, विभाजन या पुनर्गठन का प्रस्ताव पर सोसाइटी निश्चित अवधि के भीतर कोई निर्णय नहीं लेती है तो उसे माना जाता है दोस्तों, स्वीकृत माना जाता है। क्या मतलब? रजिस्ट्रार द्वारा लोकहित में यानी कि जन कल्याण में किसी सोसाइटी के
समामेलन किसी सोसाइटियों के आपस में मिलने को, विभाजन को, एक सोसाइटी के टुकड़े होने पर या पुनर्गठन को, दोबारा स्थापना को के प्रस्ताव को सोसाइटी निश्चित अवधि में के भीतर अगर कोई निर्णय नहीं लेती है तो उसे जो है स्वीकृत माना जाता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का, सहकारिता किस सूची का विषय है? तो दोस्तों सहकारिता जो है ये राज्य सूची का विषय है। सहकारिता जो है राज्य सूची का विषय है। 3 तरह की सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में केवल राज्य कानून बनाता है, संघ सूची में केवल केंद्र कानून बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बनाते हैं। तो जो सहकारिता विभाग है यानी कोऑपरेटिव जो है ये राज्य सूची का विषय है। सहकारी सोसाइटियों में अंतिम प्राधिकारी सदस्यों में निहित होगा। अंतिम प्राधिकारी सदस्यों में क्या निहित होता है? तो साधारण निकाय निहित होता है। साधारण निकाय सहकारी सोसाइटी में अंतिम प्राधिकारी सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होगा। अगला क्वेश्चन, वार्षिक साधारण बैठक प्रत्येक सहकारी सोसाइटी किस प्रयोजन के लिए बुलाई जा सकती है? तो दोस्तों ये बुलाई जा सकती है आगामी वर्ष के कार्यों के अनुमोदन के लिए, शुद्ध लाभों के व्यय के लिए और परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करने के लिए। जो है वार्षिक आधार पर वार्षिक साधारण बैठक प्रत्येक सोसाइटी द्वारा किस प्रयोजन के लिए बुलाई जा सकती है? तो उसका प्रयोजन हो सकता है आगामी वर्ष के कार्यों का अनुमोदन हो सकता है, परीक्षा की रिपोर्ट पर विचार करना हो सकता है, या शुद्ध लाभों का व्यय करने पर हो सकता है। अतः इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी पर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वार्षिक आधार पर बैठक का निर्धारण समय के भीतर नहीं बुलाई जाती है तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा बुलाई गई बैठक के व्यय का भुगतान कौन करेगा? तो उसके बैठक का भुगतान कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा, सोसाइटी की निधि से होगा, या ऐसे व्यक्ति जो बैठक बुलाने में विफल रहे हैं उनके द्वारा वहन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी और सी, दोनों ही आंसर सही है। यानी कि यदि किसी वार्षिक बैठक का निर्धारण समय के भीतर नहीं होता है, किसी सोसाइटी का जो वार्षिक बैठक होती है वो समय पर नहीं हो पाती है, तो रजिस्ट्रार या उसका प्रतिनिधि उसकी बैठक बुलाता है उस सोसाइटी की, और उस सोसाइटी की बैठक में बुलाने पर जो व्यय होता है, जो व्यय का भुगतान कौन करेगा? तो व्यय का भुगतान वो सोसाइटी की निधि से किया जाता है अथवा उस व्यक्ति से किया जाता है, उस व्यक्ति से निजी तौर पर वसूला जाता है जो बैठक बुलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बैठक बुलाने में जो विफल रहा है उस व्यक्ति के द्वारा से वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का, यदि किसी वार्षिक साधारण बैठक में निश्चित अवधि के भीतर नहीं बुलाने पर रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी समिति के सदस्य का निर्वाचन होने के लिए कितनी अवधि हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों वो 5 वर्ष हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। यदि किसी वार्षिक साधारण बैठक में निश्चित अवधि के भीतर यदि वो बैठक नहीं बुलाई जाती है तो रजिस्ट्रार के द्वारा ऐसी समिति के सदस्य को, जो रेस्पॉन्सिबल है बैठक बुलाने के लिए, ऐसी समिति के सदस्य को निर्वाचित किया जा सकता है। सदस्य को निर्वाचित होने के लिए, दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगला है, सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या का कितना भाग लिखित अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पश्चात समिति विशेष साधारण बैठक 1 माह के भीतर बुलाएगी? तो दोस्तों वो है 1/5।
सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या का कितने भाग, यानी कि सोसाइटी में जितने भी सदस्य हैं उसका कितना भाग, यानी कि 1/5 भाग लिखित अध्यादेश प्राप्त होने के पश्चात समिति की विशेष साधारण बैठक 1 माह के भीतर बुलाई जा सकेगी। यानी कि सोसाइटी में जितने भी सदस्य, मान लो 10 सदस्य, तो 10 सदस्य का 1/5 भाग यानी कि 2 सदस्यों के लिखित में अध्यादेश अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, लिखित में अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पश्चात 1 माह के भीतर भीतर जो है साधारण सभा की बैठक बुलानी होती है। उसके लिए सदस्यों की संख्या जो चाहिए होती है वो 20% लोगों का लिखित में वो चाहिए होता है। प्रत्येक सोसाइटी की समिति में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? प्रत्येक सोसाइटी समिति में कितने निर्वाचित सदस्य होंगे? तो 12 सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य जो है। सही उत्तर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का, समिति के प्रत्येक सदस्य को चाहे वह राज्य सरकार के द्वारा नामित सदस्य भी हो कितने मत देने का अधिकार है? तो दोस्तों वो एक ही वोट दे सकता है। सदस्य का कोई भी वोट हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या राज्य सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति हो या कोई वित्तीय बैंक हो या कोई अन्य सोसाइटी का मेंबर हो, वो केवल एक मत ही दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रीकृत की तारीख से कितनी अवधि के लिए समिति नियुक्त की जा सकेगी? तो वो 3 माह के लिए समिति जो है नियुक्त की जा सकेगी, 3 माह के लिए। अगला है, किसी ग्राम सेवा सोसाइटी, कृषक सेवा सोसाइटी की समिति में किस वर्ग का कम से कम एक सदस्य होना चाहिए? तो दोस्तों SC, ST और महिला वर्ग का कम से कम एक एक सदस्य होना चाहिए, यानी कि SC का भी एक होना चाहिए, ST का भी एक होना चाहिए और महिला का भी एक होना चाहिए। किसी ग्राम सेवा सोसाइटी के, ध्यान रहे, ग्राम सेवा सोसाइटी, कृषक सेवा सोसाइटी, ग्राम सेवा सोसाइटी और कृषक सेवा सोसाइटी में SC, ST और महिलाओं का, महिला सदस्य जो है कम से कम एक एक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शीर्ष सोसाइटी या केंद्रीय सोसाइटी में अध्यक्ष हो सकता है? जी नहीं, नहीं हो सकता है। वो अध्यक्ष नहीं हो सकता है एक से अधिक सोसाइटियों में, जो है सदस्य तो हो सकता है लेकिन अध्यक्ष नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति किसी शीर्ष सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होता है जो कि पहले से ही किसी केंद्रीय सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर है, तो उसे कितने दिनों के भीतर पूर्वोक्त सोसाइटी से त्याग पत्र देना पड़ता है? तो 14 दिन के भीतर देना पड़ता है। दोबारा देखें क्वेश्चन को, यदि कोई व्यक्ति किसी शीर्ष सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होता है, यानी कोई शीर्ष सोसाइटी है उसमें अध्यक्ष बन जाता है कोई व्यक्ति, तो पहले से अगर किसी केंद्रीय सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर अगर वो है तो उसमें से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा और वो इस्तीफा 14 दिन के भीतर भीतर देना होता है। एट ए टाइम में एक ही सोसाइटी का वो अध्यक्ष हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का, राजस्थान साहूकार अधिनियम 1964 के अनुसार साहूकार किसी सोसाइटी का अधिकारी निर्वाचित होने के लिए पात्र होता है? नहीं होता। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें कि राजस्थान साहूकार अधिनियम 1964, साहूकारी अधिनियम 1964 के अनुसार साहूकार किसी सोसाइटी का अधिकारी निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होता है, क्योंकि वो साहूकार होता है, वो तो खुद सोसाइटी को फंड देता है, लोन देता है, पैसे देता है, तो उसको उस सोसाइटी का अधिकारी नहीं बनाते।
नहीं तो वो अपने निजी हित के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का। कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसके कितने बच्चे हों, तो उसके बच्चे अगर 3 हों, 3 या 3 से अधिक बच्चे हों, तो वो व्यक्ति जो है इस चीज का पात्र नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा अगर उसके 3 या 3 से अधिक बच्चे हैं। तो किसी सहकारी सोसाइटी के समिति में सहकारी सदस्य नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार रखती है, तो अधिकतम कितने कर सकती है? तो अधिकतम 3 कर सकती है। किसी सहकारी सोसाइटी की समिति में सरकार सदस्यों को नामनिष्ठ करने का अधिकार रखती है। सरकार जो है किसी भी सहकारी सोसाइटी में 3 सदस्यों को नामित कर सकती है। कुल मिला के बात यह है, यानी कि सरकार द्वारा किसी भी सोसाइटी में अधिकतम 3 सदस्यों को नामित किया जा सकता, सदस्य के तौर पर नामित किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन 55 नंबर का। सरकार किस प्रकार सोसाइटी में सदस्यों को नाम निर्दिष्ट कर सकती है? तो सरकार जो है किस प्रकार कर सकती है? जहां सरकार ने शेयर पूंजी अभिव्यक्त किया है उसमें कर सकती है। किसी सहकारी सोसाइटी की पूंजी का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि की हो, किसी सहकारी सोसाइटी की पूंजी निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि की हो तो भी कर सकती है। और सरकार ने ऋण पत्रों पर ब्याज के भुगतान की गारंटी दी हो तो भी सरकार अपनी सोसाइटी उस सोसाइटी में सदस्यों को नामित कर सकती है या निर्दिष्ट कर सकती है, सदस्यों को निर्देश दे सकती है। यानी कि ऐसे सदस्यों को, किसी सोसाइटी के सदस्यों को सरकार निर्दिष्ट कर सकती है जहां सरकार की पूंजी लगी हो, सरकार का शेयर हो। किसी सरकारी सोसाइटी में पूंजी का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि हुई हो, या सरकार ने ऋण पत्रों पर ब्याज के भुगतान की गारंटी दी हो, तो ऐसी सभी जगह पर सरकार सदस्यों को निर्दिष्ट कर सकती है, यानी सरकार उनको डायरेक्शन दे सकती है, आदेश दे सकती है। अगला क्वेश्चन, शीर्ष सोसाइटी की दशा में यदि समिति या सदस्यों को हटाया जाता है तो उसे सुनवाई का अवसर कहां दिया जाएगा? तो उसे सुनवाई का अवसर जो है राज्य सरकार में दिया जाएगा। राज्य सरकार के यहाँ पे सुनवाई, राज्य सरकार के यहाँ पे अपील की जा सकती है उसकी। शीर्ष सोसाइटी की दशा में, केवल शीर्ष सोसाइटी की दशा में समिति के सदस्यों को अगर हटाया जाता है तो उसकी सुनवाई जो है केवल राज्य सरकार के यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, यदि किसी सहकारी सोसाइटी के समिति को हटाया जाता है तो उसके कार्यों का प्रबंधन करने के लिए अधिकतम कितने माह की अवधि के लिए सरकारी सेवक को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 माह के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यदि किसी सहकारी सोसाइटी की समिति को हटाया जाता है तो उसके कार्यों का प्रबंधन करने के लिए अधिकतम कितने माह की अवधि के लिए सरकारी सेवक को प्रशासक के रूप में बनाया जा सकता है? तो 6 माह की अवधि के लिए बनाया जा सकता है। 6 माह की अवधि के अंदर अंदर उस सोसाइटी को, उस सहकारी सोसाइटी की समिति को पुनर्गठन करना होता है।
अगला क्वेश्चन, जब धारा 61 के तहत सोसाइटी के परिसीमन का आदेश दिया जाता है तो सोसाइटी के अभिलेख और संपत्ति का प्रभार धारा 63 के अधीन किसे सौंपा जाएगा? तो समापक को सौंपा जाएगा। यानी कि धारा 61 के तहत सोसाइटी का परिसीमन का आदेश दिया जाता है तो सोसाइटी के अभिलेख और संपत्ति का प्रभार जो है धारा 63 के तहत किसे सौंपा जाएगा? समापक को सौंपा जाएगा। और समापक ही है धारा 63 के तहत किसी सोसाइटी का समापन कराता है। यदि किसी मजिस्ट्रेट के पास किसी सोसाइटी के अभिलेख को के दुरुपयोग रोकने के लिए आवेदन प्राप्त होता है तो मजिस्ट्रेट वारंट जारी कर किस रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारी को तलाशी के लिए अधिकृत नहीं कर सकता? तो दोस्तों इंस्पेक्टर लेवल से नीचे के व्यक्ति अधिकारी को जो है वो तलाशी के लिए अधिकृत नहीं कर सकता है। यानी किसी मजिस्ट्रेट के पास किसी सोसाइटी के अभिलेखों का दुरुपयोग करने का जो आरोप लगता है और वो आवेदन पत्र प्राप्त होता है किसी मजिस्ट्रेट को, किसी जज को, किसी सोसाइटी के अभिलेखों का दुरुपयोग का आवेदन प्राप्त होता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा जो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है, इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी को ही उसकी जांच के लिए आदेश दिया जा सकता है, न कि सब इंस्पेक्टर या किसी कांस्टेबल को। अगला क्वेश्चन 60 नंबर का, आइए देखते हैं। सहकारी सोसाइटी की समितियों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधिनियम किसके पास होता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास इसका अधिनियम होता है। दोबारा देखें, सहकारी सोसाइटियों की समिति के सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग किनके लिए निर्वाचन का संचालन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो संचालन करता है वो करता है भूमि विकास बैंक के लिए, डेयरी सहकारी सोसाइटियों के लिए और 5 लाख या इससे अधिक शेयर पूंजी वाली सोसाइटियों के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए करता है। इन सभी के लिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग किनके लिए निर्वाचनों का संचालन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचन का संचालन किया जाता है, वो भूमि विकास बैंक के लिए किया जाता है, डेयरी सहकारी सोसाइटियों के लिए भी किया जाता है और ऐसी सोसाइटियों के लिए भी किया जाता है जहां के 5 लाख या इससे अधिक की पूंजी वाली सोसाइटी हैं, उनके लिए भी ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन का संचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का, 62 नंबर का। धारा 33 में उल्लेखित सोसाइटी को छोड़कर अन्य सोसाइटी में निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग कब करवा सकता है? तो दोस्तों ये करा सकता है कोई सोसाइटी उससे अनुरोध करे जब करा सकता है, या कोई सोसाइटी निर्वाचन का संचालन समय पर नहीं करवा पाए तो भी करा सकता है। यानी कि उपर्युक्त दोनों उत्तर सही हैं, अतः ऑप्शन सी सही होगा। यानी कि धारा 33 में उल्लेखित सोसाइटी को छोड़कर अन्य सोसाइटियों के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग कब करवा सकते हैं? उस कंडीशन में करवा सकते हैं जब सोसाइटी
ने राज्य सरकार से अनुरोध किया हो निर्वाचन करवाने का, या कोई सोसाइटी निर्वाचन करवाने में समय पर नहीं करवा पा रही हो, तो भी वो निर्वाचन राज्य सरकार के द्वारा कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का, सहकारी सोसाइटी में निर्वाचन प्रक्रिया एक बार आरंभ होने के पश्चात रोकी जा सकती है, तो किसके द्वारा रोकी जा सकती है? ये प्राकृतिक आपदा के समय रोकी जा सकती है, या कानून और व्यवस्था भंग होने के समय रोकी जा सकती है, या अन्य किसी कारण से रोकी जा सकती है? तो दोस्तों ये जो है दोनों ही कारणों से रोकी जा सकती है। प्राकृतिक आपदा के समय भी रोकी जा सकती है, और कानून व्यवस्था भंग होने के समय भी रोकी जा सकती है। क्या रोकी जा सकती है? सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात रोकी जा सकती है यदि किसी सदस्य द्वारा सहकारी सोसाइटी के लिए गए ऋण या बकाया की मांग पर प्रथम भार होगा, तो फसल पर होगा, कृषि उपज पर होगा, या विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री पर होगा, इन सब पे होगा। किसी सदस्य द्वारा सहकारी सोसाइटी के लिए ऋण या बकाया मांग पर प्रथम भाग होगा, इन सब का होगा, फसल का भी होगा, कृषि उपज पर भी होगा, और विनिमय के लिए कच्ची सामग्री पर भी होगा। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 65 नंबर का, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी संपत्ति जो किसी सहकारी सोसाइटी के हक में उक्त भार है का बिना अनुमति के अंतरण माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। बिना अनुमति के अगर कोई अंतरण करता है तो वो शून्य माना जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति पर ऐसी संपत्ति जो किसी सहकारी सोसाइटी के हक में उक्त भार है का बिना अनुमति के अंतरण नहीं माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा सहकारी सोसाइटी के हक में अगर कोई संपत्ति है तो उसका ट्रांसफर कर लिया जाए तो वो ट्रांसफर शून्य माना जाएगा, यानी कि ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जो सोसाइटी का सदस्य है वह दीर्घकालीन उधार के लिए किसी बैंक में आवेदन करता है तो उस पर प्रभार होगा, स्थायी संपत्ति पर प्रभार होगा। स्थायी संपत्ति पर प्रभार होगा। अगर कोई दीर्घकालीन ऋण के लिए सहकारी सोसाइटी में आवेदन करता है तो उसे स्थायी संपत्ति जो है वहां पर मॉर्गेज करनी होगी। कोई सदस्य जिसकी संपत्ति बंधक है वह अपनी संपत्ति का पूर्ण या उसके भाग को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकेगा जब तक कि संपूर्ण रकम का ब्याज सहित भुगतान नहीं कर दिया जाए। यानी किसी संपत्ति, अगर मान लो मैंने कोई ऋण लिया है और ऋण को अपने मकान को रख के लिया है, अपनी जमीन को रख के सोसाइटी पे से ऋण लिया है, तो मैं जब तक अपनी मकान को या सोसाइटी को किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, जब तक कि उस सोसाइटी का पूरा पैसा ब्याज सहित वापस नहीं कर देता हूं। अगला क्वेश्चन, कृषि जोत पर किसी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी के पक्ष में सृजित भार संबंधी घोषणा के पश्चात आवेदन किया जा सकता है, तो तहसीलदार के पास भी किया जा सकता है, पटवारी के पास भी किया जा सकता है, भू अभिलेख निरीक्षक के पास भी किया जा सकता है। यानी कि उपरोक्त सभी के पास किया जा सकता है। क्या क्वेश्चन है, दोबारा देखें। कृषि जोत पर किसी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी के पक्ष में सृजित भार संबंधी घोषणा के पश्चात आवेदन किया जा सकता है। कृषि जोत पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा सोसाइटी के पक्ष में सृजित भार संबंधी घोषणा के पश्चात आवेदन जो किया जाएगा वो पटवारी या भू अभिलेख या तहसीलदार के यहाँ पे किया जाएगा, किसी के भी यहाँ किया जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भूमि को, किसी खेत को सोसाइटी के पक्ष में दे देता है, सोसाइटी को दान कर देता है या सोसाइटी को दे देता है, तो उसका जो आवेदन किया जाएगा वो पटवारी, तहसीलदार या फिर गिरदावल के यहाँ पे किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर का,
राजस्थान भू अधिनियम कौन सा है? तो राजस्थान भू अधिनियम जो है 1956 का, 1956 की धारा के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम लागू है राजस्थान के अंदर अभी भी। 1956 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम। अगला क्वेश्चन 70 नंबर का, संयुक्त कृषि सोसाइटी में भूमि के संबंध में किया जाने वाला करार मान्य होगा। तो यह करार मान्य होगा सब रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रीकृत करवाने पर, यानी कि सब रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री कराने के बाद यह करार मान्य होगा। संयुक्त कृषि सोसाइटी में भूमि के संबंध में किया जाने वाला करार कब मान्य होगा? जबकि सब रजिस्ट्रार के जहां जाके उसकी रजिस्ट्री करा ली जाएगी या करार करा लिया जाएगा या एग्रीमेंट करा लिया जाएगा, तब ही संयुक्त कृषि सोसाइटी के अंदर वो भूमि ट्रांसफर मानी जाएगी या ऑथेंटिक तौर पर तभी उसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी करार के तहत नियोजक सदस्य के वेतन के बकाया राशि की कटौती करता है तो कितने दिनों के भीतर सोसाइटी को देगा? 15 दिन के भीतर देगा। इसका उत्तर हो जाएगा 15 दिन। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, यदि किसी करार के तहत नियोजक सदस्य के वेतन बकाया राशि की कटौती कराता है तो कितने दिन के भीतर सोसाइटी को देगा? 15 दिन के भीतर देगा। यानी किसी एग्रीमेंट के तहत अगर नियोजक, अगर एम्प्लॉयर सदस्य के वेतन के बकाया राशि की कटौती करता है तो उसको वो वापस जो है उसको 15 दिन के भीतर सोसाइटी को दे देगा। यानी किसी सदस्य के वेतन में से कोई कुछ पैसा काटता है तो उस पैसे को काटने के 15 दिन के भीतर वो जो है सोसाइटी को उस पैसे को नियोजक जो है, एम्प्लॉयर जो है देगा। 15 दिन के भीतर सोसाइटी में जमा कराना होगा। धारा 41 की बातें भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में परिभाषित किन क्षेत्रों में नियोजित व्यक्ति पर लागू नहीं होती है? तो दोस्तों रेल, खान या तेल के कार्य करने वाले, तेल विभाग में कार्य करने वाले व्यक्तियों पर ये बातें लागू नहीं होती हैं। यानी कि धारा 41 की बातें, धारा 41 की बातें भारत के संविधान के अनुच्छेद 365 में परिभाषित किन क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों पर लागू नहीं होती हैं? तो ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होती हैं जो रेल विभाग में, खान विभाग में या तेल से संबंधी कार्य करता है, तेल या पेट्रोलियम के उत्पादन में काम करता है, तो उन सभी पर यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहकारी सोसाइटी द्वारा अपनी बकाया मांग या लोन की पूर्ति के लिए किसे अपलिखित किया जा सकता है? तो लाभांश व लाभ को, हित व निक्षेप पर और बोनस अंश पर, सब पर किया जा सकता है। इसमें सब पर किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी जो है। यानी कि सहकारी सोसाइटी द्वारा अपनी बकाया राशि की मांग के लिए या लोन के लिए किसी अपलिखित क्रिया से किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? किसी व्यक्ति के सहकारी सोसाइटी के लाभ में से लिया जा सकता है, उसके हित निक्षेप में से लिया जा सकता है, उसके हित में जो भी आएगा या बोनस या अंश जो भी मिलेगा वो सब सोसाइटी जो है अपने बकाया की वसूली के लिए कर सकती है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर का देखते हैं, सरकार की राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्टाम्प शुल्क में छूट दे सकती है पर किनमें नहीं दे सकती? यानी कि सरकार जो है राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्टाम्प शुल्क में छूट दे सकती है पर किसमें नहीं दे सकती है? तो दोस्तों ये नहीं दे सकती है विनिमय पत्र पर, विनिमय पत्र या वचन पत्र पर, बीमा पॉलिसी या ऋण पत्र पर और चेक अथवा उधार पत्र पर भी ये छूट नहीं देती है राज्य सरकार जो है। अतः आंसर हो जाएगा
उपर्युक्त सभी। सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राजपत्र के अंदर अधिसूचना द्वारा स्टाम्प शुल्क में छूट दे देती है। राजपत्र में सरकार राजपत्र की अधिसूचना में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा छूट दे देती है, लेकिन किस किस में छूट नहीं देती है? एक तो विनिमय पत्र यानी कि एक्सचेंज लेटर, वचन पत्र, ट्रांसफर लेटर पर नहीं देती है, चेक या उधार पर नहीं देती है, और बीमा पॉलिसियों पर या ऋण प्रपत्रों पर छूट नहीं देती है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, सरकार सहकारी सोसाइटियों की सहायता किस प्रकार से कर सकती है? तो सहकारी सोसाइटियों की सहायता किस प्रकार करती है सरकार? तो प्रत्यक्ष रूप से सहकारी सोसाइटियों की पूंजी अविदत्त करके कर सकती है, सहकारी सोसाइटियों को उधार या अग्रिम देकर कर सकती है, और ऋण पत्रों के मूलधन की राशि या ब्याज की गारंटी देकर भी कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। यानी कि दोबारा देखें, सरकार सहकारी सोसाइटी की सहायता किस प्रकार से कर सकती है? किसी सहकारी सोसाइटी की सहायता सरकार किस प्रकार कर सकती है? तो प्रत्यक्ष रूप से सहकारी सोसाइटी की सहायता पूंजी देकर कर सकती है, धन देकर कर सकती है। सहकारी सोसाइटी की सहायता उधार या अग्रिम देकर कर सकती है, लोन देकर भी कर सकती है, और ऋण पत्रों के मूलधन की राशि पर ब्याज की गारंटी देकर भी कर सकती है। ब्याज की गारंटी देकर भी किसी सोसाइटी की सरकार जो है सहायता कर सकती है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर का, यदि किसी सोसाइटी को जिसे धारा 44 के अधीन सरकार द्वारा धन उपलब्ध करवाया गया है, उस धन का एक कोष का निर्माण करेगी, उस धन के एक कोष का निर्माण करेगी, मुख्य राज्य भागीदारी निधि से। कहां से करेगी? मुख्य राज्य भागीदारी निधि से एक कोष का निर्माण करेगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोबारा देखें क्वेश्चन, यदि किसी शीर्ष सोसाइटी द्वारा, शीर्ष सोसाइटी की बात हो रही है, यदि किसी शीर्ष सोसाइटी द्वारा धारा 44 के अधीन, ध्यान रहे, धारा 44 के अधीन राज्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध करवाया जाता है, तो उस धन का एक कोष निर्माण करेगी, उस धन के एक कोष का जो निर्माण करेगी, उस धन के एक कोष का जो निर्माण करेगी, उसे क्या कहा गया है? तो उसे कहा गया है मुख्य राज्य भागीदारी निधि। मुख्य राज्य भागीदारी निधि कहलाएगा वो, जो कि सरकार द्वारा धन दिए गए कोष के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर का क्वेश्चन, केंद्रीय सोसाइटी को यदि शीर्ष सोसाइटी द्वारा मुख्य राज्य भागीदारी निधि से धन उपलब्ध करवाया जाए, तो केंद्रीय सोसाइटी किस कोष का निर्माण करेगी? तो दोस्तों, वो समनुषंगी राज्य भागीदारी संघ का निर्माण करेगी। समनुषंगी राज्य भागीदारी संघ का निर्माण करेगी। दोबारा देखिए क्वेश्चन, केंद्रीय सोसाइटी द्वारा, यदि केंद्रीय सोसाइटी को शीर्ष सोसाइटी द्वारा मुख्य राज्य भागीदारी निधि से यदि धन उपलब्ध करवाया जाता है, तो केंद्रीय सोसाइटी किस कोष का निर्माण करेगी? तो केंद्रीय सोसाइटी करेगी समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि का निर्माण करेगी। दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि राज्य सरकार द्वारा अगर किसी मुख्य शीर्ष सोसाइटी को, राज्य सरकार द्वारा किसी शीर्ष सोसाइटी को अगर धन दिया जा रहा है, तो वो जिस कोष का निर्माण करती है, वो उस कोष का नाम था कि मुख्य राज्य भागीदारी निधि। लेकिन अगर उसी शीर्ष सोसाइटी द्वारा उसी मुख्य भागीदारी निधि से कुछ धन किसी केंद्रीय सोसाइटी को दिया जाता है, तो उस केंद्रीय सोसाइटी के अंदर जिस कोष का निर्माण होगा, वो कोष है समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि जो है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर का देखते हैं, समय बहुत लग रहा है इसमें। समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि का उपयोग केंद्रीय सोसाइटी किन कार्यों के लिए कर सकती है? तो प्राथमिक सोसाइटी के शेयर खरीदने में भी कर सकती है, या शीर्ष सोसाइटी के भुगतान में करने में भी कर सकती है। दोस्तों,
इसका जो ऑप्शन है ये जो है सी ऑप्शन सही है इसका। ए और बी दोनों ही इसके सही उत्तर हैं, अतः सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। दोबारा देखिए, समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि का उपयोग कोई केंद्रीय सोसाइटी है, केंद्रीय सोसाइटी के पास एक समनुषंगी राज्य भागीदारी निधि है, तो इस निधि का उपयोग वो किस किस कार्य के लिए कर सकती है? इस निधि का उपयोग जो है प्राथमिक सोसाइटी के शेयर खरीदने में भी कर सकती है, सोसाइटी के शेयर खरीदने में भी कर सकती है, प्राथमिक कार्यों में भी कर सकती है, और शीर्ष सोसाइटी का भुगतान करने में भी कर सकती है। यानी कि ये केंद्रीय सोसाइटी से ऋण लेकर शीर्ष सोसाइटी का ऋण भी चुका सकती है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर का, केंद्रीय सोसाइटी के समापन की दशा में उसके कोष में जमा धन कहां जमा किया जाएगा? तो मुख्य राज्य भागीदारी निधि में जमा किया जाएगा। अगर कोई केंद्रीय सोसाइटी जो है समाप्त हो जाती है, केंद्रीय सोसाइटी जो है अंत हो जाता है उसका, तो उसके उस दशा में उसके पास जो कोष है, जो धन है, वो कहां पे जमा होगा? मुख्य राज्य भागीदारी निधि में जमा होगा। यानी कि केंद्रीय सोसाइटी मुख्य राज्य भागीदारी निधि से ही लोन लेती है, और उसके पास जो कोई अंश होगा तो वो अंश भी उसी में जाके जमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर का देखते हैं, सहकारी सोसाइटी जिसमें शेयर मुख्य राज्य भागीदारी निधि से खरीदे गए थे, यदि उसका विघटन होता है तो ऐसी सोसाइटी के शेयर के कारण हुई हानि के विरुद्ध सरकार का दावा कहां होगा? सरकार का दावा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, सरकार का कोई दावा नहीं होगा अगर हानि हो जाती है तो। यानी कि सहकारी सोसाइटी जिसमें शेयर जो है मुख्य राज्य भागीदारी निधि से खरीदे गए थे, यदि उसका विघटन हो जाता है, सरकार उसको ऐसी सोसाइटी का विघटन हो जाता है सोसाइटी का, तो सोसाइटी पर शेयर के कारण हुई हानि के विरुद्ध सरकार का दावा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई सरकार का दावा नहीं करेगी उसके केस में। क्या किसी सहकारी सोसाइटी के शुद्ध लाभांश से भिन्न निधियों के किसी भी भार का बोनस या लाभांश के रूप में सदस्यों को भुगतान किया जा सकता है? जी नहीं, ऐसा कोई सदस्यों को भुगतान नहीं किया जा सकता है। उसका जो बोनस वगैरह का जो भुगतान नहीं किया जा सकता है। किसी सोसाइटी के शुद्ध लाभ के अतिरिक्त भिन्न निधियों से अगर किसी से प्राप्त होता है तो भाग में से बोनस नहीं दिया जा सकता है। हाँ, सहकारी सोसाइटी के जो लाभ होता है उनमें से जो है वो बोनस दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर का देखते हैं, सहकारी सोसाइटी किस बरस अपने शुद्ध लाभों में से कितने प्रतिशत निश्चित अवधि के भीतर आरक्षित निधि में अंतरिक्ष करेगी? तो दोस्तों ये करेगी 25% को, 1/4 हिस्से को। यानी कि दोबारा देखें, सहकारी सोसाइटी किसी बरस अपने शुद्ध लाभों में से कितने प्रतिशत को निश्चित अवधि के भीतर आरक्षित निधि में अंतरित करेगी? यानी कि एक आरक्षित निधि है, रिजर्व कोष के अंदर 25% लाभांश को जो है एक निश्चित अवधि के अंदर ट्रांसफर करना होता है, तो 25% इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर का है, सहकारी सोसाइटी अपने शुद्ध लाभों का कितना प्रतिशत जो निर्धारित किया जाए नियमों के अधीन गठित सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण में जमा करेगी? तो दोस्तों वो करेगी 1%। अपने शुद्ध लाभों का 1% हिस्सा जो है शिक्षा और प्रशिक्षण निधि में जमा करेगी। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, सहकारी सोसाइटी अपने शुद्ध लाभों का अधिकतम कितने प्रतिशत तक सहकारी आंदोलन संबंधी कार्यों के लिए प्रदत्त कर सकेगी? तो 10%।
10% लाभांश जो है अपना, अधिकतम 10% शुद्ध लाभ को सहकारी सोसाइटी जो है आंदोलन संबंधी कार्यों के लिए भी प्रदत्त कर सकेगी। अगला क्वेश्चन, सहकारी सोसाइटी अपनी निधियों का विनियोजन निम्नलिखित में से किसमें कर सकेगी? तो ये कर सकती है केंद्रीय सहकारी बैंक में कर सकती है, शीर्ष सहकारी बैंक में कर सकती है, या सीमित दायित्व वाली किसी अन्य सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किए गए शेयर या प्रतिभूति या डिबेंचर में भी कर सकती है। क्वेश्चन दोबारा देखें, सहकारी सोसाइटी अपनी निधियों का विनियोजन निम्नलिखित में से किसमें कर सकती है? यानी किसी भी सहकारी सोसाइटी जो है अपनी निधियों का विनियोजन जो है काय में कर सकती है? तो वो कर सकती है केंद्रीय सहकारी बैंक में, शीर्ष सहकारी बैंक में, और सीमित दायित्व वाली किसी भी अन्य सहकारी बैंक के शेयर में कर सकती है, प्रतिभूति में कर सकती है, या डिवेंचर में कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है, इन सब में कर सकती है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर का है, सहकारी सोसाइटी के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को उधार दे सकती है कि नहीं दे सकती? सहकारी सोसाइटी के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को उधार नहीं दे सकती है। अब वो तो उधार देने के लिए उस सोसाइटी का सदस्य बनना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर का, कमजोर वर्ग के लिए भूमि विकास बैंक को किस वर्ष में मंजूर किए जाने वाले उधार की कुल रकम का कम से कम कितना प्रतिशत देना होता है? तो कम से कम 25% देना होता है। कम से कम 25% देना होता है। दोबारा देखें इस क्वेश्चन को, कमजोर वर्ग के लिए भूमि विकास बैंक को किसी वर्ष में मंजूर किए जाने वाले उधार की कुल रकम का कम से कम कितना प्रतिशत देना होता है? यानी कि किसी भूमि विकास बैंक को जो भी बजट अलॉट किया जाता है, साल का जो भी बजट दिया जाता है, उस बजट का 25% कम से कम कमजोर वर्ग को देना होता है। ये इसका क्वेश्चन का आशय है। कम से कम 25% राशि जो है कमजोर वर्ग के लिए देनी होती है। अगला क्वेश्चन, किसी प्राथमिक ग्राम सेवा सोसाइटी या कृषक सेवा सोसाइटी द्वारा किसी वर्ष में मंजूर किए जाने वाले उधार की कुल रकम का कम से कम कितना भाग कमजोर वर्ग को देना होता है? तो दोस्तों 1/3 भाग देना होता है। 1/3 भाग यानी कि 33% भाग जो है वो कमजोर वर्ग को देना होता है। किसको? किसी प्राथमिक ग्राम सेवा सोसाइटी अथवा कृषक सेवा सोसाइटी द्वारा किसी वर्ष में मंजूर किए जाने वाले उधार की कुल रकम का कम से कम 33% जो है कमजोर वर्ग को दिया जाएगा। पहले हमने बात करी थी भूमि विकास बैंक का। भूमि विकास बैंक 25% हिस्सा देगी, जबकि किसी प्राथमिक ग्राम विकास सेवा सोसाइटी या कृषक सेवा सोसाइटी 33% हिस्सा जो है कमजोर वर्ग के लिए देगी। किसी वित्तीय बैंक द्वारा उधार की नीति किसके द्वारा अनुमोदित की जाएगी? तो सरकार के द्वारा अनुमोदित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जो है उस नीति का अनुमोदन किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। आंसर हो जाएगा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर का देखिए, सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित भविष्य निधि के संबंध में कौन सी बातें या तथ्य सही हैं? तो सोसाइटी के कारोबार में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जी नहीं किया जा सकता है। सोसाइटी की संपत्ति का भाग नहीं होगी। कुर्की के दायित्व कुर्की के दायित्वधीन नहीं होगी। उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है। यानी कि सहकारी सोसाइटी द्वारा
कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए भविष्य निधि, स्थायी स्थापित भविष्य निधि के संबंध में जो फंड ट्रांसफर किया जाएगा उस फंड का उपयोग सोसाइटी अपने कारोबार के उपयोग के लिए भी नहीं करेगी, सोसाइटी की संपत्ति का भाग भी नहीं होगा वो जो है, और अगर सोसाइटी की कुर्की होती है तो उस समय उस फंड की, भविष्य निधि के फंड की, जो कि सदस्यों का भविष्य निधि फंड है, उसका उपयोग नहीं होगा। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर का, सहकारी सोसाइटियों के लेखा परीक्षक के लिए रजिस्ट्रार निर्धारित रीति से लेखा परीक्षकों के कितने पैनल तैयार करेगा? तो दोस्तों 3 पैनल तैयार करेगा। सहकारी सोसाइटी के लेखा परीक्षकों के लिए रजिस्ट्रार निर्धारित रीति से लेखा परीक्षकों की कितनी पैनल तैयार करेगा? यानी कि सहकारी सोसाइटी किसी लेखा परीक्षक के लिए रजिस्ट्रार निर्धारित रीति से, यानी कि अपनी फिक्स्ड नियमों के तहत 3 जो है पैनल तैयार करेगा। अगला है चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कौन सा है? तो दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 है। अगला क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के लेखे की लेखा परीक्षा लगातार कितने वर्षों से अधिक तक नहीं कर सकता है? तो वो 2 वर्षों से अधिक तक नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी के लेखों की जो परीक्षा है वो लगातार 2 वर्षों से अधिक तक नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर का देखते हैं। लेखा परीक्षक रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखा परीक्षण पूर्ण करके ऑडिट रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो वो ऑडिट रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार को सौंपता है। यानी कि लेखा परीक्षक रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित अवधि में के भीतर लेखा परीक्षण पूर्ण करके ऑडिट रिपोर्ट किसे सौंपेगा? यानी कोई ऑडिटर किसी रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए समय में अपनी ऑडिट पूरी करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर का, यदि ऑडिट के समय किसी सहकारी सोसाइटी के लेखे पूर्ण नहीं है तो रजिस्ट्रार लेखों को किसके खर्चे पर पूर्ण रूप से लिखवाएगा? तो सहकारी सोसाइटी के खर्चे पर ही लिखवाएगा। अगर किसी सहकारी सोसाइटी में ऑडिट हो रही है और ऑडिट के समय पे अगर उसके लेखे, उसके अकाउंट्स जो है, बुक्स जो है उसकी पूरी नहीं है, तो रजिस्ट्रार जो है सहकारी सोसाइटी के खर्च पर ही उनके लेखों को पूर्ण कराएगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर का, किसी सहकारी सोसाइटी की वित्तीय स्थिति के बारे में रजिस्ट्रार जांच कर सकता है? ऐसी सहकारी सोसाइटी जिससे कि वो संबंधित सोसाइटी है या सोसाइटी की समिति के सदस्यों में के बहुमत होने पर या सोसाइटी के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग से अधिक आवेदन के करने पर, उपरोक्त सभी कारणों से कर सकता है। दोबारा देख लें इस क्वेश्चन को एक बार। किसी सहकारी सोसाइटी की वित्तीय स्थिति के बारे में रजिस्ट्रार जांच कब कर सकता है? यानी कोई सहकारी सोसाइटी है उसके फाइनेंस के बारे में रजिस्ट्रार जो है कब जांच कर सकता है? तो वो ऐसी स्थिति में जांच कर सकता है जब सहकारी सोसाइटी कि वो उसी सहकारी सोसाइटी से, जो सहकारी सोसाइटी है उस सोसाइटी से संबंधित हो, या सोसाइटी के समिति के सदस्यों का बहुमत ये चाहता हो, या सहकारी सोसाइटी के कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम 10% भाग इसके लिए आवेदन करे कि वो जो है उस वित्तीय सोसाइटी के बारे में जो है ऑडिट करे, तो ही वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर का, रजिस्ट्रार या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को धारा 55 के अनुसार निम्नलिखित कौन सी शक्तियां जांच के लिए प्राप्त होंगी? तो दोस्तों पुस्तक, लेखाओं, दस्तावेज देखने का अधिकार प्राप्त होगा। हाँ होगा। सोसाइटियों के कार्यों से संबंधित सभी जानकारी रखने वाले व्यक्ति को बुलाने का अधिकार प्राप्त होगा। सोसाइटी के
साधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा। उपरोक्त सभी इसका सही और सटीक आंसर है। यानी कि रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को धारा 55 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों का अधिकार प्राप्त होगा। रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को धारा 55 के अनुसार कौन कौन सी शक्तियां जांच के लिए जो है प्राप्त होंगी। तो पुस्तक, लेखा, दस्तावेज वो सभी देख सकेगा। सोसाइटी के कार्यों के संबंधी जानकारी रखने वाले व्यक्ति को बुलाने का अधिकार होगा उसका, और सोसाइटी के साधारण बैठकों को बुलाने का भी उसका अधिकार होगा। ये सभी अधिकार जो है उसको प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन 98 नंबर का, धारा 56 के अनुसार जांच की जाती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के जांच का परिणाम किसे सूचित करेगा। उस सोसाइटी और उस सोसाइटी से संबंधित सोसाइटी को और उस सोसाइटी से संबंधितों को जो है रजिस्ट्रार उस जांच का परिणाम सूचित करेगा। यानी कि ये कह सकते हैं, अगर किसी सोसाइटी की धारा 55 के अनुसार जांच की जाती है तो उसका जो रिजल्ट है, उस जांच का जो रिजल्ट है उस सोसाइटी को सूचित करेगा और उस सोसाइटी से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन, किसी वित्तीय बैंक जिसने सहकारी सोसाइटी को ऋण दिया है उसे पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार होता है। हाँ, होता है। यानी कि किसी वित्तीय बैंक को जिसने के सहकारी सोसाइटी को ऋण दिया है उस सहकारी सोसाइटी के पुस्तकों का निरीक्षण करने का उस वित्तीय बैंक को अधिकार होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन, धारा 57 के तहत यदि किसी सोसाइटी में सोसाइटी के अधिकारी के खिलाफ जांच की जाती है तो वह जांच उस व्यक्ति द्वारा नहीं की जाएगी जिसने उसी मामले में पूर्व में कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो दोस्तों, ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले भी नहीं करेगा, निरीक्षक रिपोर्ट करने वाला भी नहीं करेगा, और समापन रिपोर्ट प्रस्तुतकर्ता भी इसकी जांच नहीं करेगा। दोबारा देखें इस क्वेश्चन का, इसका आंसर तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब दोबारा देखें एक बार, धारा 57 के तहत यदि किसी सोसाइटी के अधिकारी के खिलाफ जांच की जाती है तो वह जांच उस व्यक्ति द्वारा नहीं की जाएगी जिसने उसी मामले में पूर्व में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर रखी है। यानी कि ऑडिट रिपोर्ट कर रखी है पहले से, निरीक्षण रिपोर्ट कर रखी है या समापन रिपोर्ट पहले से अगर किसी सोसाइटी की कर रखी है तो ऐसे अधिकारी के द्वारा उस सोसाइटी के किसी अधिकारी के खिलाफ जांच नहीं की जाएगी। ये धारा 57 के अंदर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 57 क्वेश्चन राजस्थान कोऑपरेटिव सहकारी सोसाइटी के एक्ट 2001 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। दोस्तों, इसी तरह की अब कल फिर एक सीरीज लेकर आएंगे, या हो सकता है कल से पहले फिर दोबारा लेके आए 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आएंगे, दोबारा से लेके आएंगे हम, जो कि वो भी एक्ट 2001 के संबंधित क्वेश्चनों की होगी। तो आपको हमारा ये वीडियोस कैसा लगा? उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले वीडियोस का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।